वाह शैम्पी वाह, पैसों के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। ऐसी ऐसी मूवीज के भी पॉजिटिव रिव्यूज देने पड़ते हैं जिन्हें थिएटर में तो क्या, जिसका आइडिया किसी के जहन में भी नहीं आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही विलन छाप बीमारी, दिल जले टॉक्सिक, वन साइडेड स्टॉकर आशिकों के बिहेवियर को जस्टिफाई और ग्लोरीफाई करने वाली दीवानियत लाए थे, और अब मिडिल एज बुड्ढों के चीप डिस्कशन जिसमें हर दूसरी लाइन में डबल मीनिंग है, हर दूसरा शॉट किसी न किसी फीमेल बॉडी पार्ट का है, एडल्ट कॉमेडी के नाम पर फेसबुक से भी पुराने जोक्स हैं, और वही बासी सुसु पॉटी ह्यूमर है जिसको अब फाइनली और सीरियसली मूवीज से फ्लश हो जाना चाहिए। एक ऐसी फ्रेंचाइजी का फोर्थ पार्ट आया जिसकी आत्मा का भी चौथा हो गया है। उठा ले रे देवा। क्योंकि इस फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी मस्ती 2004 में आई थी और वो उस टाइम और ऑडियंस के हिसाब से चल भी गई थी। फिर आई ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जिनके रिव्यूज और कलेक्शन ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि अब इस फ्रेंचाइजी का रिटायर होने का टाइम आ चुका है। पर इसकी एक्सपायरी डेट को क्रॉस करके भी इसके फोर्थ पार्ट को जबरदस्ती लाया गया है, जिसमें अगेन 3 डेस्परेट मर्द हैं जो अपनी अपनी शादियों में ना खुश हैं और कुछ मस्ती ढूंढ रहे हैं। अपनी अपनी बीवियों से कुछ ना मिलने पर वो मिलते हैं अपने एक दोस्त से, अ कैरेक्टर प्लेड बाय अरशद वारसी, जिसकी शादी 10 साल बाद भी हैपनिंग है। और इसका राज है लव वीजा, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको अपनी बोरिंग शादी को खुशी खुशी लंबा चलाना है तो हर साल में एक बार 7 दिन के लिए अपने अपने हस्बैंड्स को फुल फ्रीडम दो, जिसमें वो जो चाहे वो कर सके। तो अपनी अपनी बीवियों से ईमानदारी से परमिशन लेने के बाद जब इन तीनों ठरकी मर्दों का 7 दिन भटकने के बाद भी कुछ नहीं बनता, तब आता है मूवी का ग्रैंड ट्विस्ट। और मॉडर्न जमाने को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि ये जो लव वीजा है ये सिर्फ पतियों पर ही नहीं बल्कि पत्नियों पर भी वैलिड है, दैट टू विद द सेम रूल्स। तो अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे कि फिल्म में कुछ नया दिखाया होगा तो सीरियसली बहुत भोले हो आप। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्योंकि भाई फिल्म के नाम पर डायरेक्टर के कॉन्फिडेंस की तो अलग से दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज पहले सीन से ही आपको ये चीज पता चल जाती है कि उन्होंने सबको बोला होगा कि हम बस कैमरा चालू करते हैं, तुम कुछ भी करते रहना, कुछ भी बोलते रहना और पिक्चर बन जाएगी। क्योंकि जब आजकल कोई भी बंदा कैमरा खोल के बकवास सा व्लॉग बना सकता है और उसको भी लोग देख सकते हैं, तो इस टाइप के पिक्चर को देखने ऑडियंस तो आ ही जाएगी ना। तू समझा? और डायरेक्टर तो डायरेक्टर, लेकिन एक्टर्स के कॉन्फिडेंस की अलग से तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख एंड आफ्ताब शिवसानी, लग रहा था कि इनके बीच में एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा उल्टी सीधी शक्लें बनाएगा। एक्टिंग के नाम पर बस वियर्ड एक्सप्रेशंस थे और डायलॉग डिलीवरी तो इन तीनों के करियर से भी ज्यादा डेड थी। और जो तीनों एक्ट्रेसेस हैं उनकी शक्लों से ज्यादा एक्टिंग तो उनकी टांगों ने पिक्चर में करी है। बाकी तीनों के बीच में जरूर ये कंपटीशन रहा होगा कि कौन कितना ज्यादा प्लास्टिक दिख सकता है। ऊपर से जो अरशद वारसी और नरगिस फकरी का कैमियो डाला है, मतलब अरशद वारसी के कैरेक्टर को आपने लास्ट एंजॉय किया होगा बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, यहाँ पर वो बंदा उतना ही ज्यादा क्रिंज फील होता है। एंड नरगिस फकरी, उनकी डायलॉग डिलीवरी देखकर आप बस इतना ही कहोगे कि भाई कोई इसकी हिंदी की ट्यूशन लगा दो। शाद रंधावा अगेन अपने सपोर्टिंग एक्टर के रूप में है और यहाँ पर तो बेचारे को वही डायलॉग चिपका दिए जो मैं तेरा हीरो मूवी में अनुपम खेर के कैरेक्टर थे, मतलब डिट्टो कॉपी, सॉरी इंस्पायर्ड। एंड तुषार कपूर, उनको देखकर तो आपका बस यही बोलने का मन करेगा कि भाई आप सिर्फ गूंगे का ही रोल किया करो, क्योंकि वो जो बिहारी एक्सेंट उन्होंने यूज किया है भाई बिहार वाले ऑफेंड हो जाएंगे। बाकी पूरी पिक्चर की हर दूसरी लाइन में डबल मीनिंग है और केजी की पोएम्स की तरह हर एक डायलॉग को बस राइम कराया जा रहा था, जैसे वर्ल्ड राइमिंग कंपटीशन चल रहा हो। स्क्रीन प्ले इतना कद्दू था कि कहीं से भी पिक्चर में कुछ भी हो जा रहा था, कहीं पर भी गाना आ जा रहा था, कभी वो वेकेशन के लिए चले जा रहे थे, कहीं से भी जानवर आ जा रहे थे। और हाँ, जानवर, इस पिक्चर में तो इन लोगों ने जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। माना कि एडल्ट कॉमेडी का भी एक जॉनरा होता है, उसकी भी एक ऑडियंस होती है, पर जोक्स लाइक सूखे हुए अंजीर, चाइना का माल या प्रेम का तो जी भर गया, ही इज हम्ड ब्रो एंड द लिस्ट गोज ऑन, दिस इज जस्ट सेंसलेस राइटिंग, जिसको देखकर मैं सीरियसली खुद से यही पूछ रही थी कि 2025 में इस टाइप की मूवीज देख कौन रहा है। एक सीन था ट्रेलर में जो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग था, जिसके डायलॉग्स को पिक्चर में चेंज किया गया है, पर तब भी वो उतना ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक और डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। बाकी पिक्चर की टेक्निकल ब्रिलियंस इतनी है कि इसमें दिखाए गए जानवरों के आगे बुक्स में जो जानवर बने रहते हैं ना, वो ज्यादा असली लगेंगे। एंड इस पिक्चर के गाने और उनके लिरिक्स, मतलब ट्विंकल ट्विंकल चमके स्टार, समथिंग ट्रबलिंग मुझको यार, और दूसरा पकड़ पकड़ ले बाहों में जकड़ ले, मतलब पेनफुली जुवेनाइल एंड फोर्स्ड, जो गाने आपको कहीं पर भी अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इतना सब भी काफी नहीं है, तो फिल्म के एंड में एक पेनफुल ग्रैंड सरप्राइज है कि अभी तो ये कुछ भी नहीं था, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो ओवरऑल ये जो सस्ती मस्ती दिखा के बस्ती में आग लगाई है ना, इसको देखकर मेरे ब्रेन सेल्स ने मुझे डिवोर्स दे दिया है, और इसको देखकर हाउसफुल 5 जैसी फिल्म के लिए मेरे माइंड में इज्जत बढ़ गई है। वेल दिस इज जस्ट सरकास्टिक,
कोई इज्जत नहीं बढ़ी है। देखो भाई, ऐसी फिल्म देखने के बाद ना एक चीज की तो गारंटी मिल जाती है कि नॉस्टैल्जिक रेफरेंसेस आप चाहे कितना ही यूज कर लो, नॉस्टैल्जिया का मतलब ये नहीं है कि कोई भी सेंसलेस नॉनसेंस हम टॉलरेट कर लेंगे। तो 2 घंटे 22 मिनट मैंने अपनी जिंदगी से कम किए हैं इस पिक्चर को देखकर, और मुंह छुपाकर मैं थिएटर से बाहर निकली हूं। तो इतने एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर अपना टाइम, पैसा, दिमाग और सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना चाहते हो तो इस मूवी से उतना ही दूर रहना जितना ये मूवी कॉमेडी से दूर थी। और अगर ऐसी मूवी से बचना चाहते हो तो आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। उसको जाने दे नगमा।